कैसी पढ़ाई चल रही है बच्चों? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, ज्योग्राफी वाली मैडम ने क्लास लिया क्या? यस सर। कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा सर। गुड, वो मुझे पता था। सर हाँ बेटा, इंग्लिश और रीजनिंग का लगाएंगे थोड़ा सा। अभी तो वीक में 4 डेज ही लगाया हूँ ना लेक्चर। यस सर। धीरे धीरे 2 4 5। हाँ बेटा बोलो ना। सर आप चांदवड़ को कब आ रहे हो? बेटा इसी सैटरडे को आता, लेकिन नहीं आ पाया। इस कमिंग सैटरडे को तो किसी भी हाल में आऊंगा। ठीक है सर। बहुत सारे पेरेंट्स का फोन आ रहा है चानौर से, कब आ रहे हो पांडे सर, कब आ रहे हो? सर। हाँ सर, बेटा? फीस भी देनी थी ना आपकी तो। अरे ठीक है बेटा, फीस की बहुत बड़ी बात नहीं है। सर नासिक में आप ऑफलाइन कब स्टार्ट करने वाले हैं? तुम लोग जब बोलोगे तब मैं कर दूंगा। अब क्या ऑफलाइन में, ऑनलाइन? लेकिन ऑफलाइन कर तो दूंगा, लेकिन ऑनलाइन बच्चों का मेरे क्या होगा? सर ऑफलाइन लेते वक्त ऑनलाइन लीजिए ना। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ में ले सकता हूँ। अभी एक्चुअली सेटअप कर रहा हूँ वहां पे, और कनेक्शन के लिए बोला हूँ, देखता हूँ कितना दिन में कनेक्शन आ जाता है। आज मैं नया पार्ट में एंट्री करूंगा। इलेक्ट्रिकल पार्ट में एंट्री करूंगा। अच्छा, ये टाइम आप लोग को परफेक्ट है क्या? हाँ सर। यस सर। किसी को डिस्टरबेंस तो नहीं है इस टाइम से? नो सर। तो क्या इसी को परमानेंटली कंटिन्यू कर दूं इस टाइम को? यस सर। हाँ सर। सर बेटा अब 20 मिनट्स लेट कर सकते हैं, 15 to 20। बेटा ज्यादा लेट करेंगे? मैं ये सोच रहा था, सुनो ना, कि 7 से 7:40, 7:40 से एक्चुअली ज्यादा डिले करने पे अभी 3-4 पेरेंट्स आने वाले हैं, मतलब बच्चे आने वाले हैं यहाँ से, क्या नाम है, संगमनेर से। तो ज्यादा डिले करने पे इशू उनको आ रहा है, इसलिए अब मत, मेरा रिक्वेस्ट है कि अब मत चेंज कराओ टाइम आप सभी लोग। ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि फिर ज्यादा अपने को दिक्कत आएगी। तो अभी आगे वाला ऑफलाइन भी शुरू हो गए क्या?
ऑफलाइन शुरू हो गया है लेकिन अभी फाउंडेशन नहीं चालू हुआ। 7 से 7:40, 7:40 से 8:20, 8:20 से 9। मैं सोच रहा हूँ ऐसे कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक में सिमट दो। सर आप 6:30 को भी ले सकते हैं। नहीं, अब फिर ज्यादा खिसकाएंगे तो दिक्कत है। कहाँ गया वो सब बच्चा? इतना ही बच्चा है क्या? और सब कहाँ गया? कल कितना ज्वाइन हुआ था? मतलब नेक्स्ट लास्ट क्लास में 20। स्लो क्यों जा रहा? सर जी सर, खुश। वो अपने अनुसार ले लें, कोई दिक्कत नहीं। ले लीजिए, ले लें, बच्चों को इन्फॉर्म कर दें पहले। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ले लें। ओके, मैं क्लास में हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब बेसिक से स्टार्ट करूंगा। लिखेगा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टॉपिक का नाम लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर वो सैयद मैम बहुत अच्छी सिखाती है। क्या बेटा? वो ज्योग्राफी की। अच्छा सिखाई है ना? यस सर। रीजनिंग भी अभी कुछ दिन में चलेगा। ये सब और सब बच्चे कहाँ गए यार? यज्ञेश हो गया, ये क्या चल रहा है बच्चों का हमारे? सर इसका वेबिनार लेने वाले थे ना आप? हाँ, लेने वाले हूँ। थोड़ा सा काफी पैक्ड शेड्यूल है, लूंगा, थोड़े ही दिन में लूंगा। सांस लेने विश्वास ही मानेगा ना, सुबह जो मैं 8 बजे का चालू हुआ, अब टू टिल कंटिन्यूअस क्लास चल रहा है। चलिए आगे लिखिए। हेलो बेटा, हाँ मैम नमस्ते। लेक्चर है बच्चे का? अरे बाप रे, कब से? फिर कब से क्लास अटेंड करेगा? ठीक है, ओके ओके। श्रुति बेटा, हाँ सर। आदित्य को बोलो ना, अरे उसको यज्ञेश को। हाँ ठीक है सर, मैं उसे कॉल करती हूँ। सर आदित्य, उसका ऑपरेशन हुआ है। आदित्य उसका का, हाँ पेशेंट। उसको बोल दो जो है। और वो भी हाँ नहीं आया, चौबे भी नहीं आया, थर चौबे भी नहीं आया, आ गया। हाँ चलो, है सर। हाँ चलो, टॉपिक का नाम लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको अगर बाई फॉरगेट करेंगे तो होता इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, बता रहा हूं चार्ज क्या है। स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। मीन्स इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इज इन रेस्ट। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इज इन रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या प्रॉपर्टी होगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। property of charge is in rest. We study in this chapter
क्या पढ़ेंगे बेटा? वी स्टडी इन दिस चैप्टर चार्ज इज इन रेस्ट, चार्ज इज इन रेस्ट। बढ़े बेटा? मैं रफ करूं इसको। अब चार्ज कहां से आता है, क्यों आता है, क्या है उसके बारे में बेटा। एटम जानते हो? एटम, एटम कैसे बनता है? 3 मॉलिक्यूल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो होता है एक तीन छोटा पार्टिकल है, एटम का एक पार्ट है जो कि छोटा पार्टिकल है, जिसपे एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बताऊंगा आगे चल के, बताऊंगा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। लिखना है तो लिख लेना। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज के यूनिट क्या है? कूलम है। इसको C से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? इज ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। सर वो एक 10 to the इलेक्ट्रॉन power minus, क्या बेटा? सर वो 10 to the power minus 19। -90 ई का वैल्यू है 1 ई का 1 -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम -19। आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? Sir, 1/1840 multiply mass of proton. नहीं, वो तो ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कितना वैल्यू होता है? Sir, 1800 times less than proton. ये वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एग्जैक्ट थोड़ा सा हम देखना चाह रहे थे किस बुक में मुझे। सर 1 मिनट लिखने देंगे क्या? वो लिख लीजिए। सर वो 1 कूलम है क्या? हाँ, One- कहाँ पे ये वाला? 1 1 कैसे? हाँ इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। रफ करूं? यस सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? है 9.1 into 10⁻⁻28 kg। 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मतलब ME से इंडिकेट करते हैं। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सही है कि गलत है? -28 28 kg दिया है कि ग्राम दिया है? kg। -28 kg। क्या आगे बढ़ूं? इतना इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी अभी सीख रहे। बढ़ो आगे।
अब आइए प्रोटॉन के एक बारे में, अब आइए प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन क्या है? इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। क्या है? इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। कौन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल? वन प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है? चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन 1.66 multiplied 10 raised to minus 1.602 into 10 power minus 1.6 19. into 10 power minus 19 कूलम। सी मतलब कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1.6 multiplied 10 to the power minus 27 kg. 1.6 into 10 to the चार्ज power ऑफ minus वन प्रोटॉन 27 क्या kg. लिखा है? 10 पावर माइनस 27 या 28? Minus 27. 27. हाँ बेटा क्या बोल रहे थे आप? वो चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन क्या लिखा है? चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन प्लस 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। बढ़ो आगे। एक मिनट सर। सर वो प्लस लिखना ही पड़ता है क्या? हाँ, चार्ज प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। बढ़ो आगे। यस सर। अब आगे लिखे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन it is the chargeless particle या न्यूट्रल particle established in the nucleus of the established at the nucleus of the atom यह चार्जलेस पार्टिकल होता है। इसका मास किसी को पता है? जितना प्रोटॉन का उतना ही। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 into 10 power minus 27. 1.67 into 10 power minus 27. kg। सर जितना न्यूट्रॉन का रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रहता है, तो प्रोटॉन का 7 कैसे आया सर? क्या? A7 1.67 सर तो वो प्रोटॉन को सिर्फ 1.6 लिखे थे है ना सर? बेटा 6-7 ही है, मैंने पूरा 7 नहीं लिखा था। सर प्रोटॉन का न्यूट्रॉन से थोड़ा सा कम ज्यादा होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का थोड़ा ज्यादा होता है प्रोटॉन से। बढ़ो आगे। 1 मिनट सर। नेक्स्ट पॉइंट है कि एटम क्या है। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट है एटम क्या है।
एटम कैसे बनता है? एक सेंटर होता है और सेंटर के चारों तरफ कुछ सेल्स होते हैं, इसको कहते हैं सेल्स। क्या है? सेल्स। जो सेंटर होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। सेंटर में दो एलिमेंट होते हैं, कौन कौन? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। Proton and neutron. प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। एन का मतलब न्यूट्रॉन और पी का मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन। हो गया? और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको कहते हैं सेल्स। सेल्स विल रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? ये रिवॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मेरा पूछने का इरादा कर रहा है, क्या मैं पूछूं? यस सर। इलेक्ट्रॉन किस पाथ पे मूव कर रहे हैं? सर्क्यूलर। सर्क्यूलर। इलिप्टिकल। नहीं, सर्कुलर मानते हैं, यहाँ इलिप्टिकल नहीं होता। सर्कुलर पाथ में जब रिवॉल्व करेंगे तो इनका डायरेक्शन एवरी मोमेंट में क्या होगा? डिफरेंट। चेंज होगा। और ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से इनके ऊपर क्या लगेगा? एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने बताया था, आप लोग को पढ़ाया था। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? ये बना लिए? यस सर। अब लिखिए, मैं रफ करूं इसको। यस सर। लिखिएगा एटम। एटम। प्रोटॉन। लिखिए प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां होता है? एट द न्यूक्लियस। In the nucleus. लिखिएगा प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द एटम एट, कहां होता है बेटा? न्यूक्लियस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहां होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ एटम। Neutrons are present at the nucleus of the atom. And next, electron. Electrons are revolve are revolved in around the nucleus in different orbits. In different orbits. In different orbits. इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे किसके? न्यूक्लियस के अराउंड। किसमें? डिफरेंट ऑर्बिट्स में।
हो गया? No, sir. ये सब केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा आप लोग को। Yes, sir. चलिए, कुछ और पॉइंट्स देखिए। इन एटम number of electrons equal to number of Protons. protons equal to atomic number। ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z. ई क्या है? Electrons. नंबर ऑफ। पी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बढ़ो आगे। No, sir. एक मिनट। Okay, हो गया sir. रफ करो बेटा। मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और वही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है एवरी प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। हर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वर्ड आता है एटॉमिक मास। Number of proton plus number of इसको न्यूट्रॉन। इसको कहते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है जो न्यूक्लियस में है, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिख लो, मास नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस में कौन कौन है? न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन। proton and neutron. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए। Number of proton plus number of neutron. नंबर ऑफ Proton. प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ Neutron. न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास को ए से इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से। कभी आप गलती से जेईई नीट का क्वेश्चन देखेंगे, अक्सर क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के केमिस्ट्री में।
हम लोग के वक्त भी खूब पूछता था। देखिए प्लस था तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ए माइनस बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बढ़ो आगे। यस सर। Yes, sir. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक बात कि पांडे सर सब कुछ तो ठीक है, जो बताना था, जो मुझे पता था आपने बता दिया, लेकिन एक बात बताओ पांडे सर कि जो इलेक्ट्रॉन है यह और जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा क्या हो कि एक डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं? क्यों नहीं एक साथ मिलके एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं? इसका वजह सुनिए। नाउ ऑल ऑफ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड। मैं बोलूं कि आप सभी लोग को फर्स्ट क्लास में बैठा दूं, क्या आप क्लास अटेंड करोगे? No, sir. नो सर। क्यों, ऐसा क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका एनर्जी लेवल, आपका समझने का तौर तरीका, आपका समझने का लेवल आईक्यू बहुत हाई है एज कंपेयर टू फर्स्ट क्लास के बच्चों। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर हम फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10th क्लास में बैठा दूं, 9th क्लास में बैठा दूं, देन व्हाट हैपन? वो बच्चा भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल वेरी लो एज कंपेयर टू 9th या 10th की क्लास। सिमिलरली सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। ये जो लेवल्स हैं, ध्यान दो इधर, ये जो सेल्स है जिसको ऑर्बिट हमने बोला, दीज ऑल आर कॉल्स ऑर्बिट। ध्यान देना प्लीज, दीज ऑल आर कॉल्स ऑर्बिट्स। और यह ऑर्बिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? किनका अपना अपना एनर्जी लेवल है। इसका लो एनर्जी लेवल है, उससे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा इसका है। सिमिलरली आगे बढ़ते जाते। बात समझ में आ रही है? मतलब सपोज मैं रफ करूं क्या इसको, मैं क्लियर बनाऊं थोड़ा सा। Yes, sir. सपोज यह न्यूक्लियस है, यह न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन। या 10 जूल मान लो, 20 जूल मान लो, 30 जूल मान लीजिए, 40 जूल मान लीजिए। तो आप क्या देख रहे हो? यह घर ऐसा है जिस घर में वही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं जिनका एनर्जी लेवल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 जूल। जब उस इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 10 जूल से ज्यादा एनर्जी हो जाए तो इलेक्ट्रॉन कहां भागाएगा जंप करके? Second orbit. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सिमिलरली अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो जाए तो कहां भागेगा? फिर नीचे भाग जाएगा। कब? जब एनर्जी कम हो जाए। कितना से? 20 जूल से, 10 जूल से कम हो जाए। मेरी बात क्लियर है या नहीं है? तो आप जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, अप टू 10th क्लास तक आते हैं, यह क्लास क्यों बनाया गया है? क्यों नहीं फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10th क्लास में बैठाया जाता है? या क्यों नहीं बच्चे को कि 16 साल का हो गया, चलो यार डायरेक्ट 10th क्लास में बैठा दी? ऐसा भी हो सकता है ना? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? 14 साल का बच्चा हो गया हमारा, मैं फर्स्ट से लेके 14 तक नहीं पढ़ा है, 14 ईयर तक नहीं पढ़ा है, अब हम डायरेक्ट सोच रहे हैं कि 10th में एडमिशन करा दे, बोर्ड का एग्जाम दिला। ऐसा पॉसिबल है क्या? रिप्लाई तो नो सर। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं पॉसिबल? क्या वजह? अगर बैठा दूंगा तो क्या होगा? IQ लेवल। हाँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल, आईक्यू लेवल। मतलब सिंपल वर्ड में, अगर वो स्टेप को न क्रॉस करके जाए तो एनर्जी
को गेन करने की क्षमता उसका नहीं बन पाए। सेम थिंग हैपेंस ना कि ये दीज ऑल इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं, यहां से आएंगे, शिफ्ट एनर्जी बढ़ते गया, इधर शिफ्ट होते जाएंगे, या एनर्जी घटते गया तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर होते जाएंगे। इसका मतलब कि मान लो कि इसको फर्स्ट सेल बोले, सेकेंड सेल बोले, थर्ड सेल बोले, फोर्थ सेल बोले, तो सबसे हाई एनर्जी किसका होगा? आउटर सेल का, फोर्थ सेल का। उससे कम किसका होगा? थर्ड सेल। से कम सेकेंड। बात समझ में आ रही है? सबसे कम फर्स्ट, और उससे भी कम किसका होगा? न्यूक्लियस का। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? सर बेटा सर आपने अभी बताया सर कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिनकी एनर्जी बढ़ गई तो वो आगे आगे बढ़ते हैं। सर तो वो बाहर क्यों नहीं चले जाते सर, उनकी ज्यादा एनर्जी हो गई तो? हाँ तो जाएंगे ना, वो बताऊंगा। ऑफकोर्स जाएंगे, जाएंगे तभी चार्ज डेवलप होगा। वो नहीं जाएंगे तो चार्ज डेवलप नहीं होगा। बाहर भी जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा, बता रहा हूं। यहां तक क्लियर? मतलब अभी तक इन शॉर्ट हमने क्या सीखा कि न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा सेल्स का? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जाएंगे तो एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो लिखिएगा लिखिएगा लिखिए, यहाँ पे ये डायग्राम बनाने के बाद लिखिए। सर बना रहे सर, 1 मिनट। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो नए नहीं है, पुराने हैं, जिनका कि लास्ट टॉपिक्स मतलब फाउंडेशन का फी बाकी हो, कृपया रिक्वेस्ट है कि पहले का फी जमा कर दें। पहले का जो फाउंडेशन का फी है, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जमा कर दें। सर आपने वो अंदाजे लिखी क्या, वो 10 जूल? कहाँ लिखी 10 जूल? हाँ ये वो मैंने समझाने के लिए बात किया, 10 जूल 20 जूल 30 जूल, ये एग्जाम्पल के लिए। तो पॉइंट्स यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ सर 1 मिनट सर, अच्छा वो पीछे का वो ऊपर का भी लिखना है क्या सर? बाजू में लिखा है आपने? जी 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 जी, लिखने के ही लिए बेटा लिखा है। लिखिएगा if we move away from the nucleus, if we move away from the nucleus, if we move away from the nucleus, energy of the orbit, energy of the orbit क्या होगा बेटा? gradually increase. If we एनर्जी ऑफ क्या है सर? and एनर्जी ऑफ if we nucleus move away from the nucleus, then the energy of the orbits gradually increase. Energy of the orbit gradually increase. अब आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी टाइम खत्म है। if we move towards the nucleus, if we move towards the nucleus, if we move towards the nucleus, the energy of the particle, the energy of the orbit gradually decrease. Time up, time up, time up. The energy of the orbit gradually decrease.
if we move towards the nucleus, the energy of the nucleus gradually decrease. अपने अपने फ्रेंड से बोल दीजिए फाउंडेशन बैच NTSC बैच स्टार्ट हो गया, जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द कर लो, नहीं तो बाद